नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। जैसे कि आपको पता है कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में मतदान किए गए थे और 23 नवंबर को नतीजे सामने आ गए थे, जिसमें महायुति ने एक बार फिर से प्रचंड बहुमत हासिल की। उसको 288 में से 230 सीटें हासिल हुई। वहीं पर महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो उनकी पूरी तरह से लुटिया डूब गई है। उसके बाद नतीजे आने के बाद में सीएम पद को लेकर बहस चल रही थी। इधर एकनाथ शिंदे थे जो सीएम पद पर दावा ठोक रहे थे, तो वहीं फडणवीस हैं, देवेंद्र फडणवीस, वो भी सीएम पद से कंफर्म बनने को तैयार नहीं थे। और क्यों भी ना हो, क्योंकि बीजेपी ने महायुति में सबसे ज्यादा 132 सीटें हासिल की हैं, जबकि शिंदे के पास सिर्फ 57 सीटें हैं, तो वहीं अजीत पवार के पास 39 सीटें हैं। ऐसे में अगर बीजेपी चाहती तो अजीत पवार के साथ में भी सरकार बना सकती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं अजीत पवार पर भरोसा नहीं जता रही थी, क्योंकि अजीत पवार ने पहले भी 2019 में जो है देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन मात्र 48 घंटे के बाद में ही अजीत पवार चाचा शरद पवार की तरफ चले गए थे और महाविकास आघाड़ी की सरकार बना ली थी। ऐसे में ये देखने को मिला है कि शिंदे ने भी अपना काफी नाराजगी बीजेपी के सामने दिखाई और वो अपने पैतृक गांव भी चले गए थे हालांकि, लेकिन फिर बाद में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के मनाने के बाद में वो मान गए हैं। लेकिन अभी बाबू और मंत्रालयों का बंटवारा अभी भी नहीं हो पाया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या शिंदे बीजेपी के साथ में बने रहते हैं या फिर कोई नया रास्ता अख्तियार करते हैं। एक आज बड़ी खबर आ रही है कि विधानसभा में आदित्य ठाकरे ने अपने विधायकों के साथ में वॉक आउट कर दिया है। उनका कहना है कि चुनावी नतीजे जो है वो चुनावी प्रक्रिया जो है वो ठीक नहीं है, ईवीएम को हैक किया गया है, हमें चुनावी नतीजों पर भरोसा नहीं है। ऐसे में उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि हमारा कोई भी विधायक जो है आज शपथ ग्रहण नहीं लेने वाला है। तो ऐसे में मेरे सहयोगी दिनेश मेरे साथ में है। तो दिनेश, आपको क्या लगता है कि पहले तो आपने देखा कि एकनाथ शिंदे जो थे सीएम पद से कंफर्म मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के मनाने के बाद में वो मान तो गए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है क्या वो 5 साल तक, अगले 5 सालों तक डिप्टी सीएम बने रहेंगे, बीजेपी के साथ में बने रहेंगे, या फिर कोई नया रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं? और इसी के साथ में जैसा कि आदित्य ठाकरे ने आज विधानसभा में वॉकआउट किया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वफा, यहाँ पर देखा जाए तो इस वक्त महायुति गठबंधन ने सरकार तो बना ली है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तो बन गए, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी यहाँ पर पूर्ण समर्थन देने की, सहयोग देने की बात तो कही, लेकिन क्या उन बातों पर भी खरा उतर पाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती। महाराष्ट्र में देखा जाए तो इस वक्त एकनाथ शिंदे की तरफ से उनका गुट जो है वो लगातार गृह विभाग, वित्त विभाग और इसके साथ साथ राजस्व परिवहन विभाग की बात करता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की तरफ से तो कह दिया गया है कि वित्त विभाग अजीत पवार के खाते में जाएगा, गृह विभाग, परिवहन विभाग और राजस्व विभाग भारतीय जनता पार्टी के पोर्टफोलियो में रहेंगे। लिहाजा अब एकनाथ शिंदे गुट जो है नाखुश नजर आ रहा है, क्योंकि दमदार जो महकमे थे, दमदार जो विभाग थे, उन पर बीजेपी अब सहमति बनाने को खुश नहीं है। इससे पहले जब शपथ ग्रहण समारोह से ठीक 48 घंटे पहले महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने गृह जिले सतारा लौट गए थे, उनकी स्वास्थ्य स्थिति काफी खराब हो गई थी। उस दौरान भी उन्होंने देखा कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट जो है वो नाराजगी जाहिर कर रहा था। अच्छा, इसमें मैं आपको एकनाथ शिंदे क्या वास्तव में उनका स्वास्थ्य खराब था, या उन्होंने ये लोगों को दिखाने की कोशिश की, उन्होंने बीजेपी के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करने की कोशिश की? इस पर भी जरा थोड़ी क्लियरिटी दीजिए दर्शकों को। देखिए, यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट से सामने आए, उसके आधार पर डॉक्टरों की एक टीम वहाँ पर तैनात थी। उसने कहा कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो है ज़्यादा यहाँ स्ट्रेस फील कर रहे थे और तनाव की स्थिति में कर रहे थे। उम्र भी एकनाथ शिंदे की 60 वर्ष है, जिसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, और उसके आधार पर यहाँ उनकी स्वास्थ्य स्थिति जो है खराब होती हुई नजर आई। हालांकि कई लोग यहाँ पर राजनीतिक तौर पर नजर आ रहे थे कि एकनाथ शिंदे जो है इस फैसले से नाखुश हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो है और इसी के चलते वे अपने गृह क्षेत्र लौट गए हैं। लेकिन ये तो अब राजनीतिक तौर पर अंतर खाने की बात ही है, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं की जा सकती है। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण ये है कि आखिरकार एकनाथ शिंदे को कौन बनाना यहाँ पर के द्वारा बनाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
एक ऐसा राजनीतिक दल जिसने बैकफुट पर रहते हुए 2.5 साल तक सरकार चलाई और इस वक्त का इंतजार किया। इस वक्त का इंतजार करते हुए यहाँ पर वफद देखें तो एकनाथ शिंदे जो है इतने कमजोर नजर नहीं आते, क्योंकि लोकसभा के 7 सांसद उनके पास मौजूद है और बीजेपी को ये भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास 275 का जाति आंकड़ा केंद्र में मौजूद नहीं है। तो ऐसे में सहयोगी यहाँ पर सांसदों के सहयोगी दलों के समर्थन के साथ सरकार चलती हुई नजर शायद यही वजह रही होगी जो एकनाथ शिंदे को बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो बार बार बनाने के लिए तैयार रहा, लेकिन उसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे को जो विभाग वो मांग रहे थे वो विभाग आखिर क्यों नहीं दिए गए? देखिए यहाँ पर गृह विभाग की जिस तरीके से बात की तो ये मुख्यमंत्री के राज क्षेत्र में आता है, क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन चुके हैं और केंद्र में मामले यहाँ पर कैबिनेट में किसको जगह दी जाए, किसको बाहर रखा जाए, किसको क्या विभाग अनुरोध किया जाए, ये नेता सदन जो होता है उसकी एक जिम्मेदारी होती है। और समर्थन मंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना और यहाँ पर अजीत पवार की एनसीपी उनको दे चुकी है। तो अब कहीं ना कहीं सुपर पावर के रूप में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ही लेके जाएंगे। आरएसएस का दबाव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर था, क्योंकि लंबे अरसे से यहाँ पर आरएसएस के कार्यकर्ता। चलिए दिनेश, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से ये आई है कि आदित्य ठाकरे ने विधानसभा से अपने विधायकों के साथ में वॉकआउट कर दिया है। उनका कहना ये है कि चुनाव में कहीं ना कहीं धांधली हुई है, हमें चुनावी नतीजों पर भरोसा नहीं है, हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे विधायक, कोई भी विधायक हमारा शपथ ग्रहण नहीं लेगा। तो इसके माध्यम से वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, जरा विस्तार से बताइए दर्शकों को। हाँ देखिए, यहाँ पर आदित्य ठाकरे की जो बात आपने की, उद्धव ठाकरे गुट के एक यहाँ पर युवा चेहरे हैं और लगातार शिवसेना की विरासत के कहीं आगामी वक्त में उद्धव ठाकरे गुट के वो यहाँ पर वारिस भी हो सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो बेहद अहम फैक्टर यहाँ पर इस पूरे विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के उपचुनाव में, उसमें महाराष्ट्र की राजनीति में मुझे जो दिखाई दिया वो ये रहा, नांदेड़ में लोकसभा का उपचुनाव हुआ है और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। नांदेड़ महाराष्ट्र में ही लोकसभा का क्षेत्र है। उस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहाँ 6 की 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हार गई है और लोकसभा की जो सीट थी उसको जीतने में यहाँ पर कामयाबी हासिल की है। तो यहाँ पर ये कांग्रेस पार्टी का जो तर्क है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से यदि पहली नजर में देखा जाए तो एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा में प्रदर्शन रहा, आखिरकार विधानसभा क्षेत्रों में उस तरीके का प्रदर्शन क्यों नहीं रहा। दूसरी बात देखा जाए तो इस वक्त आदित्य ठाकरे ने जो आरोप लगाया है उस पर भी सवाल निशान इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कई ऐसे इलाके रहे जो कांग्रेस पार्टी की मजबूती के संकेत दे रहे थे, जो उद्धव ठाकरे गुट की मजबूती के संकेत दे रहे थे, जिसमें मुंबई रीजन विशेष तौर पर देखा जाए लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर उद्धव को काफी यहाँ पर सफलता हासिल हुई थी। उनके गुट ने अच्छी खासी यहाँ पर वोट बैंक में अपनी सेंधमारी कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर विधानसभा में देखा गया कि बीजेपी और यहाँ पर एकनाथ शिंदे, अजीत पवार की जो महायुति गठबंधन था उसकी इस तरीके से आंधी चलती हुई नजर आई कि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन नेस्तनाबूद हो गया। तो आगे आने वाले वक्त में जांच का विषय है, लेकिन उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का ये कहना कि हम अब सदन को नहीं चलने देंगे या सदन में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भूल होगी, क्योंकि हमने लगातार देखा है कि विपक्षी दल इस तरीके के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकारें जो है पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा कर जाती है और वो आरोप सिद्ध होने में लंबा अरसा गुजर जाता है। जी, अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। अब हम बात करते हैं शरद पवार की। शरद पवार वो रणनीतिज्ञ हैं जिन्होंने विभिन्न पार्टियों के साथ में कार्य किया है। पहले वो युवा के तौर पर कांग्रेस में शामिल होते हैं, उसके बाद में अपनी नई पार्टी बनाते हैं, एनसीपी को बनाते हैं और मात्र 38 साल की उम्र में सबसे युवा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में एक जो वर्चस्व है वो अपना हासिल करते हैं और कहीं ना कहीं वो धुरंधरों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं कि वो जिसके साथ में चले जाते हैं उनकी सरकार बन जाती है। उन्होंने पिछली यानी 2019 की सरकार में भी ऐसा ही किया, उन्होंने ही उनकी वजह से ही महाविकास आघाड़ी की सरकार बन पाई। कहीं ना कहीं किंग मेकर का रोल जो है वो हमेशा से अदा करते आए हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र में मतलब शरद पवार जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। मात्र 10 विधायकों के साथ में संतोष करना पड़ा। कहीं इसकी वजह अजीत पवार तो नहीं है, क्योंकि अजीत पवार जो एनसीपी का चुनाव चिन्ह हुआ करता
था, जो एनसीपी पूरी हुआ करती थी, उसको तोड़ने में कहीं न कहीं जो है अजित पवार ने हाथ लगाया। वहीं अजित पवार को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है, लेकिन शरद पवार वहीं कहीं न कहीं हाथ मलते हुए नज़र आए हैं। तो इस पर क्या कह सकते हैं आप? देखिए, यहाँ पर शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जाए तो चाणक्य कहा जाता है, जी। क्योंकि यूथ यहाँ पर कांग्रेस से वो शुरुआत करते हैं और उसके बाद लगातार महाराष्ट्र में जो है कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हुए मुख्यमंत्री तक का रास्ता तय कर लेते हैं। उसके बाद वर्ष 1999 में अपनी पार्टी यहाँ पर जो है एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन करते हैं, जिसमें शरद पवार, पीएस संगमा और तारिक अनवर शामिल होते हैं। यानी कि साफ तौर पर देखा जाए तो शरद पवार के इर्द-गिर्द महाराष्ट्र की राजनीति घूमती है। जी, जी। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में एक फैक्टर ये रहा कि शरद पवार की पार्टी का कमजोर प्रदर्शन करने का, कि शरद पवार ने कहा कि वह राजनीतिक रूप से अब रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने ये पासा इसलिए फेंका था कि हो सकता है सिंपैथी वोट उनको मिल जाए और आखिरी बार जो है महाराष्ट्र में उनकी राजनीति के अच्छा, जो पार्टी ऐसे के साथ में मिलाई ऐसे में एक सवाल और बनता है, जैसे आपने बताया अभी कि शरद पवार इस बार जो है वो रिटायर हो रहे हैं। हो सकता है उन्होंने राजनीतिक दांव चला हो, लेकिन असल में अगर वो हकीकत में रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो रिटायर हो रहे हैं, तो पार्टी का जो वारिस है, जो वो कौन होने वाला है? क्या अजित पवार ही बाद में इसको संयुक्त एनसीपी बनाकर उसके वारिस बनेंगे या सुप्रिया सुले? यहाँ पर वफा देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में शरद पवार ने सुप्रिया सुले का नाम यहाँ पर फाइनल कर दिया था। ये वर्ष 2023 की बात है। उस दौरान यहाँ पर शरद पवार और अजीत पवार के बीच तनातनी का माहौल देखने को मिला, क्योंकि अजीत पवार कहीं ना कहीं एनसीपी का असली जो वारिस है वो खुद को देख रहे थे, लेकिन शरद पवार की तरफ से सुप्रिया सुले को टारगेट किया गया। वो इस पार्टी का एक बड़ा कारण बना और उसी का ये नतीजा रहा कि 1 जुलाई 2023 को यहाँ पर अजीत पवार शरद पवार की पार्टी के 10 विधायकों को तोड़ करके और सरकार में शामिल हो जाते हैं, मंत्री पद हासिल कर लेते हैं, मिनिस्टर 5 बार बन जाते हैं। और ऐसे में अब देखा जाए तो यहाँ पर आगे आने वाले वक्त में भी यही एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगा, क्योंकि असली एनसीपी जो है वो अब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अजीत पवार के पास ही है। तो शरद पवार जरूर चाहेंगे कि अजीत पवार या तो एनसीपी को एकजुट करने में एक अहम भूमिका निभाए, या फिर यहाँ पर असली जो एनसीपी है उसकी जो विरासत है उसको संभालते हुए अजीत पवार ही तय करें। दिनेश, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब आगे क्या होता है। अगर शिंदे की बात करें तो शिंदे जो बीजेपी के साथ में गठबंधन में बने रहते हैं या नहीं बने रहते हैं, तो वहीं ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अजीत पवार, शरद पवार की एनसीपी दो अलग अलग भागों में रहती है या फिर एक संयुक्त एनसीपी बनकर उभर कर आती है। और देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री, जो तीसरी बार मुख्यमंत्री तो बन रहे हैं, लेकिन क्या वो 5 साल सरकार चला पाते हैं या नहीं चला पाते हैं। वहीं आदित्य ठाकरे की अगर बात करें तो आदित्य ठाकरे के जो आरोप हैं उस पर चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेता है या नहीं लेता है, या कोर्ट में इस पर कोई फैसला आता है या नहीं आता है, ये सारी बातें जो है देखने वाली रहेंगी। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।